राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबर रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मेरे बड़े भाई ओंकार चौधरी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपका याद करने के लिए और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर स्वागत है आपका चैनल पे। सर, संसद भवन के पास कोई मस्जिद है, तो वहां गए थे अखिलेश जी, साथ में डिम्पल जी भी थी और शायद वो कैराना वाली सांसद इकरा हसन भी थी। इकरा हसन तो पूरा 8 मीटर लंबे पॉलिस्टर में ढकी हुई थी और डिम्पल जो है अपने सामान्य वेशभूषा में थी, जैसे कि वो रोज पहनती। इसको लेके एक तो सबसे पहली बात तो अखिलेश को सपत्नीक मस्जिद में जाने की जरूरत क्या पड़ी, पहले तो ये सवाल उठता है। दूसरे, जो मुस्लिम क्लर्गी है या मुस्लिम इंटेलिजेंशिया है, उसने इस बात का बहुत बुरा माना है कि डिम्पल यादव ने जो है वो, एक ने तो आज मैंने सुना बकायदा फतवा जारी कर दिया है अखिलेश के खिलाफ कि उनकी पत्नी ने बुर्का क्यों नहीं पहना था मस्जिद में प्रवेश से पहले। तो सर मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि अखिलेश को इस समय मुसलमानों का 90% वोट मिल रहा है, कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं उत्तर प्रदेश में, इसके बावजूद वो मस्जिद मस्जिद घूमने पे क्यों मजबूर हुए? क्या आखिर अंदर की बात क्या है? ऐसी क्या असुरक्षा की भावना आ गई अखिलेश में? क्या है क्या? देखिए, बात ऐसी है कि काठ की हांडी बार बार चढ़ती नहीं है। 2024 का लोकसभा चुनाव एक अपवाद था जब इनकी पार्टी को 37 सीटें मिल गई थी और कांग्रेस को 6 सीटें मिल गई थी। वो केवल मुस्लिम और यादवों के एकजुट वोट डालने से तो नहीं हुई थी। जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, उनमें भी एक विभाजन देखा गया था। जो 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगियों के साथ थे, वो थोड़ा छिटक गए थे, इनकी तरफ चले गए थे। और इनकी तरफ भी क्यों चले गए थे? क्योंकि अब की बार 400 पार ये जो नारा दिया गया था, ये उल्टा पड़ गया और इनको दुष्प्रचार का मौका मिल गया। इन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार का नारा इसलिए दिया जा रहा है कि अगर 400 सीटें इनको मिल जाती हैं तो फिर ये संविधान को खत्म करेंगे, ये आरक्षण को भी खत्म करेंगे। जितनी सुविधाएं मिल रही हैं अलग अलग जातियों को आरक्षण संबंधी, वो सब खत्म हो जाएगी। तो इससे लोग डर गए। हमारे देश में क्या है कि बहुत जल्दी लोग थोड़ा असहज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, उकसावे में आ जाते हैं, झूठ पर यकीन कर लेते हैं, और वो हुआ। लेकिन जरा उसके बाद के नतीजे देखिए बाबा जी। 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं। इन 5 राज्यों में जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली, इनमें से 3 में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन गई, अपने उनके मुख्यमंत्री बन गए। और 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, जिनमें से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। बस करहल में और शीशामऊ जो कानपुर की सीट है, वहां समाजवादी पार्टी जीत पाई। इनका जो गढ़ माना जाता था अयोध्या, जिसमें अवधेश प्रसाद का बेटा लड़ रहा था, वो भी समाजवादी पार्टी हारी और बहुत बुरी तरीके से हारी। 60,000 से ज्यादा मतों के अंतर से वहां पर इनको पराजय मिली। अखिलेश यादव हिले हुए हैं और महाकुंभ का सफल आयोजन, जिसको इन्होंने विफल बताने की कोशिश की, महाराज जी की छवि को खराब करने की कोशिश की योगी आदित्यनाथ की। इसके अलावा भी उसके बाद जो भी बड़ी उपलब्धियां उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और देश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दर्ज की गई और जिनमें उनकी भूमिकाएं रही, उसको लेकर के ये लोग बयानबाजी करते रहे। खासतौर से अखिलेश यादव लगातार इस कोशिश में हैं कि कोई
हल्का फुल्का ही सही एक दाग चस्पा कर दिया जाए बाबा जी के वस्त्रों पर, वो हो नहीं पा रहा है। जहां तक आपकी ये बात है कि 90% से ज्यादा मुस्लिम इनके साथ ही है, तो ये क्यों घबराए हुए हैं? लोकसभा चुनाव में ठीक है, इनके साथ गए हैं और उसके कारण भी स्पष्ट थे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तमाम जितने भी ताकतें थी मोदी विरोधी, उन सब की तरफ से ये एक मैसेज था मुसलमानों के लिए कि भाई अगर इस बार मोदी को नहीं हटाया जा सका तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जो दृढ़ता देखी गई है नरेंद्र मोदी के स्तर पर भी और योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा शर्मा, पुष्कर सिंह धामी के स्तर पर, और गुजरात में भी हमने देखा है कि बहुत बड़े पैमाने पर जो अवैध निर्माण थे, वो चाहे मस्जिद के रूप में हो, मदरसों के रूप में हो, मज़ारों के रूप में हो, उनको हटाया जा रहा है। पहलगाम जेनोसाइड के बाद जो गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया कि जो पाकिस्तानी नागरिक वैध या अवैध यहाँ पर रह रहे हैं, वीजा से आए या बरसों से यहीं पड़े हैं, यहीं बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो सब छोड़ दें, और जिन्होंने नहीं छोड़ा उनको गिरफ्तार करके डिपोर्ट किया गया। बहुत बड़े पैमाने पर जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्याज हैं, जो नेपाली हैं, उनको ढूंढ ढूंढ करके बसों में, ट्रेन में भर भर करके वापस उनके देशों को भेजा गया है, बल्कि लिटरली उनको उनकी सरहद में फेंक दिया गया है। एक दो जगह तनाव भी हुआ, उधर से कुछ उनकी फोर्सेस ने बदतमीजी करने की कोशिश की तो उनको जवाब दे दिया गया, हिंदी में समझा दिया गया। अभी बिहार में जो ये अभियान चल रहा था मतदाता सूचियों के सत्यापन का, जिसमें 50 लाख से ज्यादा ऐसे मतदाता चिन्हित कर लिए गए जिनकी या तो मृत्यु हो चुकी है या शिफ्ट हो चुके हैं या जिनके 2 जगह नाम है, और कुछ विदेशी भी पकड़ में आए हैं जिन्होंने आधार कार्ड भी बनवा लिए, मतदाता सूची भी बनवा ली, सरकारी योजनाओं का फायदा भी उठा लिया। इन सब के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई चल रही है। अभी चुनाव आयोग ने कहा कि हम अब ये पूरे देश में लागू करेंगे, केवल बिहार की बात नहीं है। तो जो ममता बनर्जी ये कह रही थी कि हम बंगाल में होने नहीं देंगे, मैंने कल अपना एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि अब तक तो 2014 से 2025 तक तो मोदी जी ने तमाम तरह के वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार हुए, मुर्शिदाबाद से लेकर के तमाम जगहों पर उनके घरों में आग लगा दी गई, उनके खिलाफ क्रूरताएं हुई और हत्याएं भी हुई, उनके घरों पर, उनके प्रतिष्ठानों पर अटैक किए गए, आग लगाई गई। हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन मोदी जी कम से कम उस स्तर तक नहीं गए कि 356 का उपयोग करके और सरकार को बर्खास्त किया जाए। लेकिन अगर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की इस मुहिम में रोड़े अटकाने की कोशिश की, क्योंकि अभी जो सरकारी मशीनरी है जो चुनाव आयोग के तहत काम करती है, जब चुनाव आयोग का कोई काम होता है, अगर उन्होंने उनको काम नहीं करने दिया तो बहुत संभव है कि ममता बनर्जी की सरकार भी जाए। तो इस पूरे आप देख रहे होंगे कि बिहार विधानसभा से लेकर के पार्लियामेंट परिसर तक तरह तरह के कपड़े डाल करके और काले वस्त्र पहन करके, काले गमछे यहाँ डाल करके ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़े बड़े प्ले कार्ड लेकर के। इन सब में एक इनसिक्योरिटी हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और वही हम अखिलेश यादव के भीतर भी देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है, मैं अभी आंकड़े देख रहा था, 19 से 20% जो है यहाँ पर मुसलमान है। 100 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2027 का इलेक्शन अब बहुत दूर रह नहीं गया है, 18 महीने दूर है जब सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी, और
कुछ दूसरी ताकतें हैं जिनके प्रति भी मुसलमान जो है मतदाता वो आसक्त रहते हैं, उनके प्रति उनका झुकाव देखा गया है। इसलिए ये मुस्लिमों को एकजुट करने के लिए, अपने पीछे लामबंद करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अब जो आपने जिक्र किया है कि डिम्पल यादव बिना सिर पर कपड़ा लत्ता लिए हुए वहां पर देखी गई, और जिसको लेकर के बहुत लोगों ने ऐतराज किए हैं, कट्टरपंथियों ने ऐतराज किए हैं और फतवे जारी कर दिए गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा, ये माफी मांगते हैं, डिम्पल यादव माफी मांगती हैं या नहीं मानते हैं, क्योंकि ये मामला अब घर में आ गया है, पत्नी के ऊपर आ गया है, कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए हैं, और मुसलमानों में भी कई गुट बने हुए हैं जो इनको पसंद भी करते हैं, नापसंद भी करते हैं। कुछ लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं और कुछ उलेमा तो भारतीय जनता पार्टी को भी पसंद करते हैं, वरना वो आरएसएस प्रमुख की मीटिंग बुलाने पर हरियाणा भवन ना पहुंचे होते। तो बड़ा दिलचस्प है ये पूरा प्रकरण, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, आपने बताया कि जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चुनाव आयोग का हो रहा है और वो पूरे देश में होना है, ये स्वाभाविक है। उसको लेके विपक्ष जिस तरीके से डरा हुआ है, और ममता बनर्जी तो आपने बताया कि वो कह रहे हैं कि मैं तो होने ही नहीं दूंगी। हालांकि ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया और चुनाव आयोग को ये करना है तो करना है, उसमें वो उनका कोई रोक ही नहीं सकते वो। तो ये डर तो फिर अखिलेश को भी होगा सर। यदि बिहार जैसे अपेक्षाकृत छोटे राज्य में 58 लाख नाम कट सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश में तो मैं ये समझता हूं कि ये संख्या 1.5 से 2 करोड़ कम से कम जाएगी, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अभी वो सब चीजें, वो बादल संदेहों के छट चुके हैं जो इन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले बना करके लोगों के मन मस्तिष्क के ऊपर डाल दिए थे। मुसलमानों को तो डराते ही रहते हैं ये लोग, बीजेपी कच्चा खा जाएगी, बीजेपी कहीं का नहीं छोड़ेगी, देश से उठा करके बाहर फेंक देगी, सुविधाओं से वंचित कर देगी, पता नहीं कौन सा जलजला आ जाएगा। आज तक तो आया नहीं। अटल जी भी 6 साल प्रधानमंत्री रह लिए, नरेंद्र मोदी भी 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, और जो भी उनकी कल्याणकारी योजनाएं हैं, गरीबों को अगर घर बना करके देने हैं तो वो मुसलमानों को भी मिले हैं, शौचालय बनाने हैं तो मुसलमानों को भी उसका फायदा हुआ है, बिजली के कनेक्शन अगर फ्री में देने हैं, गैस कनेक्शन देने हैं तो मुसलमानों को भी मिले हैं। सब स्वीकार करते हैं कि आयुष्मान योजना का लाभ हमें भी मिल रहा है, और केवल उत्तर प्रदेश या देश के बाकी राज्यों में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी ये बात स्वीकार की है कि मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनका हमें लाभ मिल रहा है। तो इन लोगों को एक्चुअल में कई तरह के डर हैं। डर ये भी है कि कभी कोई ऐसा मोड़ ना आ जाए, कभी कोई ऐसा समय ना आ जाए जब मुस्लिम बिरादरी रोज भड़काते हैं, रोज ये आरएसएस को गाली देना और वीर सावरकर को गाली देना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां निकालना, ये सब क्यों हो रहा है? इसका कारण ही ये है, इनको ये गलतफहमी है कि जितना इनको गाली दोगे उतना मुस्लिम जो है आपके पीछे यूनाइट होगा। लेकिन कभी कोई ऐसा समय अगर आ गया कि इनमें से कुछ प्रतिशत की बुद्धि ठीक हो गई, ठीक तरीके से वो चीज़ों को समझना शुरू कर चुके, तो फिर इनको लगता है कि जो थोड़ा बहुत बचा हुआ इनका वोट बैंक है वो भी ना खिसक जाए। और आप सही कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है, 80 लोकसभा सीटें, 403 विधानसभा सीटें, विधान परिषद अलग है, फिर अभी पंचायत चुनाव होने वाले हैं विधानसभा चुनाव से पहले। आप इनकी पीड़ा, इनकी इनसिक्योरिटी समझ सकते हैं कि किस लेवल पर है। तो वही सब इस समय चल रहा है, यही ऊहापोह चल रहा है। और ये तो मैंने भी एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने सवाल खड़ा किया था
कि भाई आज तक तो ये नहीं हुआ जो कारनामा इन्होंने किया है। यानी मस्जिद में जाकर के आप सियासी बैठक करें, सियासी विचार विमर्श करें, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और अगर भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म स्थल में, किसी मंदिर परिसर में इस तरह की बैठक कर लें तो ये सब आसमान सिर पर उठा लेंगे। जो एक पॉइंट आपने शुरू में कहा था कि वहाँ के जो मौलवी हैं, इमाम, मौलवी ही कहिए आप उनको, मस्जिद के, ये एक्चुअल में आजम खान की नाराजगी के बावजूद इनको रामपुर से टिकट दिया इन्होंने और वो जीत गए। तो वो सांसद भी हैं इस समय, और इस मस्जिद के मौलवी या मुतवल्ली या जो भी आप कहें, जो नाम दिया जाता है, वो हैं। तो उन्होंने इनको बुलाया या ये गए उससे कह करके कि हमें ये सब करना है, और उसकी तस्वीरें भी बाहर आ गई। तस्वीरें बिना इनकी मर्जी के तो बाहर आई नहीं होंगी, लेकिन वो होता है ना कि गए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये पूरा मामला इतना विवादास्पद हो चुका है डिम्पल यादव के बिना वस्त्र के सिर को लेकर के, कि इस तरीके से वो धर्म स्थल में कैसे पहुंच गई। तो देखना पड़ेगा कि इनको इसका नुकसान उठाना पड़ता है या ये नाक रगड़ करके माफी मांग लेते हैं। अच्छा सर, एक चीज बताइए, एक आम धारणा यह है कि इस वक्त अखिलेश यादव के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी, जो कि मुस्लिम वोटरों को पैन इंडिया लुभा रहे हैं, पैन इंडिया, वो हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने मन बना लिया है कि वो अब उत्तर प्रदेश में मात्र 100 सीटों पर जूनियर पार्टनर बन के चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो बराबरी की सीटें मांगेंगे। उधर मुलायम सिंह यादव जी का एक स्पष्ट मानना था कि कांग्रेस की औकात 10 सीट से ज्यादा की नहीं है, और कांग्रेस को आप जितनी सीटें देंगे इसका मतलब उतनी सीटें आप भाजपा को गिफ्ट कर रहे हैं। देखिए, बात ऐसी है कि बिहार में लालू यादव दुखी हैं कांग्रेस से, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव दुखी हैं, ममता बनर्जी तो इतनी दुखी हैं कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में इनसे सीटों का तालमेल करने से ही इनकार कर दिया था। ये कहा था कि एक वो शायद मालदा की सीट थी और एक बहरामपुर, जहाँ से अधीर रंजन चौधरी जीते थे, कि ये 2 सीटें लेनी हो तो बात करो, नहीं तो अपना रास्ता नापो, हम सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर देते हैं, और उन्होंने कर भी दिए थे। अखिलेश यादव के समय समय पर बयान बदलते रहते हैं। आजकल इनका एक वीडियो पुराना वायरल हो रहा है जिसमें ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है, इसको वोट मत दे देना। और वो कहते हैं ना कि वक्त आने पर जो है गधे को भी बाप बना लो। तो जब इनको लगता है कि मुस्लिम मतों में बंटवारा हो जाएगा और कुछ कांग्रेस की तरफ भी खिसक सकते हैं और मुझे कई सीटों का नुकसान हो सकता है, तो फिर ये समझौते के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वैसे मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बची नहीं है, उसकी कुछ औकात बची नहीं है। 2-2.5% वोट पूरे 403 सीटों वाले विधानसभा में केवल 2 एमएलए, और अगर अखिलेश यादव, उनके एमएलए, उनका योगदान ना होता, सहयोग ना होता, तो रायबरेली और अमेठी की सीट निकालना भी मुश्किल होता। इनको तो 6 सीटें मिल गई इस बार। तो कांग्रेस को पता है, वो प्रेशर टैक्टिस अपनाती है। बिहार में भी आपने देखा होगा कि करीब 6 महीने पहले राहुल गांधी ने अचानक दौरे तेज किए, वरना 4.5 साल तो राहुल गांधी को बिहार याद भी नहीं आया। लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए गए हों तो गए हों। ये एक प्रेशर टैक्टिस होती है। पिछली बार बिहार में क्या हुआ था कि इन्होंने दबाव दे करके आरजेडी से 70 सीटें ले ली थी और जीती कितनी? केवल 19। और लालू यादव का पारा चढ़ गया था। उन्होंने कहा था कि अगर ये नुकसान हमें ना होता, यानी इतनी सीटें अगर हम कांग्रेस को ना दे करके खुद लड़ते, यानी उनको बर्बाद ना करते, तो शायद हम और बेहतर स्थिति में होते और हम सत्ता में भी आ जाते।
तो आरजेडी के साथ भी इनके वही खट्टे मीठे रिश्ते हैं। आरजेडी को भी यही लगता है कि चूंकि ऑल इंडिया लेवल पर जो मुस्लिम है वो कांग्रेस के पीछे लामबंद है, और ये उसको लामबंद रखने के लिए रोजाना भर भर करके गालियां भी देते हैं। प्रधानमंत्री को, आरएसएस को, वीर सावरकर को कोसना बंद कर दिया, क्योंकि संघ से जुड़े हुए लोगों ने कई राज्यों में इनके ऊपर मुकदमे कर दिए हैं। तो अब थोड़ा सा इनका दिमाग ठंडा है, और वो भी शायद फौरी तौर पर है, सुधरने वाले तो हैं नहीं। और वही डर थोड़ा सा अखिलेश यादव को भी है, लेकिन अखिलेश यादव भी बहुत चतुर सुजान हैं इस मामले में। मुलायम सिंह यादव की जो विचारधारा थी उससे कुछ अलग नहीं है, तो बहुत ज़्यादा सीटें तो ये समाजवादी पार्टी से नहीं हड़प पाएंगे। अच्छा सर, ये बताइए मुझे आप कि आपको क्या लगता है कि अगर अखिलेश ने इनको ज्यादा सीटें न दी इनके मन माफिक, तो क्या ये अकेले भी चुनाव में जा सकते हैं? आपने अकेले कहा इनके पास कुछ बचा नहीं है, तो सर ये जीतने लायक इनके पास चाहे कुछ हो चाहे ना हो, पर अखिलेश को बुरी तरह चुनाव हरवाने लायक तो इनके पास है। जीतेंगे नहीं, पर हरवा सकते हैं अखिलेश को। देखिए, 2017 में 47 सीटों पर सिमट गई थी समाजवादी पार्टी, 47 से। 2022 का चुनाव कांग्रेस अकेले ही तो लड़ी थी, और राहुल गांधी ने अपनी बहन जी को ही उत्तर प्रदेश की पूरे की जिम्मेदारी सौंप दी थी। टिकट भी तुम बांटो, कैंडिडेट भी तुम तय करो। जो घोषणा पत्र बनवाया गया था उसमें भी तरह तरह के बहुत ही रंगीन किस्म के जो है वायदे किए गए थे। 40% महिलाओं को टिकट दे दिए थे उन्होंने उसी झोंक में आकर के बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला हम कर रहे हैं। क्या हुआ? समाजवादी पार्टी की जो 2017 में 47 सीटें रह गई थी, उसकी अपनी ही सीटें 111 पहुंच गई, और जो सहयोगी उनके साथ लड़ रहे थे उनको मिलाकर के 125 पहुंच गई। तो इनको अगर ये वहम है कि हम समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, देखिए एक बात तो आप भी जानते हैं, आप भी खुद कहते रहे हैं, मैंने सुना है, और बाकी लोग भी जितने विश्लेषक हैं वो उनकी सबकी सहमति है, सर्वसम्मति सहमति है कि भाई मुस्लिम जो है वो उस पार्टी को ही वोट देगा जो सामने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराने की क्षमता रखता है। तो क्या कांग्रेस के पास ऐसे कैंडिडेट हैं जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके? क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बहन जी की हालत चाहे जितनी मरी और मरी गिरी है, फिर भी उनका जो डेडिकेटेड वोटर है वो उनके साथ है। और अगर कांग्रेस भी अलग लड़ेगी, समाजवादी पार्टी भी कुछ छोटे दलों के साथ अलग लड़ेगी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए तो रास्ता साफ हो जाएगा बहुत आराम से। वोट इतनी जगह बढ़ जाएंगे, और जहां जहां फिर अगर उसी बात पे आए, कांग्रेस पार्टी के पास कुछ जिलों में कुछ जगहों पर तो कुछ तो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। अब जैसे उधर आप चले जाइए प्रतापगढ़ की तरफ, तो वहाँ पर जैसे प्रमोद तिवारी का अपना एक असर रहता है, इसी तरह अलग अलग पॉकेट में इनके कुछ कुछ असरदार लोग हैं जिनके अपने असर हैं। तो वहाँ पर तो त्रिकोणीय चतुष्कोणीय मुकाबले हो जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की राह ही आसान करेंगे। तो ये सब इतना आसान होगा नहीं कांग्रेस के लिए कि वो अकेले लड़ने का फैसला करे। तो कांग्रेस अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, आप ये कहना चाहते हैं? इसका मतलब जी हाँ, इंडिया अलायंस इंटैक्ट रहेगा 2027 में? कुछ राज्यों में, सभी राज्यों में नहीं। जैसे मैं हम यूपी की बात कर रहे हैं, हम यूपी की बात कर रहे हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में तो इनकी मजबूरी है साथ रहना। तो उत्तर प्रदेश में मजबूरी है साथ रहना।
तो सर आज की चर्चा को आप हम यहीं समाप्त करेंगे। आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी, दोबारा आपसे किसी नए विषय पे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर जय महादेव। जय श्री राम।